अर्पित जी है जिनसे बातचीत करेंगे और आज हम फिर से बिटकॉइन और अलग अलग कॉइन्स के बारे में चर्चा करेंगे। और कल के ठहराव या फिर मैं बोलूंगा कई दिनों के ठहराव के बाद एक वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर आई है। ये कल डाउनवर्ड स्लोपिंग थी। आज ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ा सा ठहराव पॉजिटिव हुआ है। अच्छी चीज ये है कि विक्स एक्टिव हो गया है, जिसको वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं। टिपिकली मार्केट्स में तो होता ही है। तो ये वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर आना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत ही ना इरिटेटिंग ट्रेड हो जाते हैं। अर्पित जी इनफैक्ट मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और आज हम वापस से मैं CoinD6 की आपको वेबसाइट पे भी लेके चलूंगा। लेकिन पिछले 2 दिन में अर्पित जी और मेरे को एक चीज की राहत जरूर ये हो रही है कि सॉर्ट ऑफ वॉलेटिलिटी मिल रही है। वो भले ठीक है, आपको थोड़ा ट्रैपिंग भी कर सकती है, आपको परेशान भी कर सकती है, बट वो उस इरिटेशन से अच्छी है जब आप सौदा लेके बैठे, आप नाश्ता कर लें, आप लंच कर लें, आप डिनर कर लें, भाव वही की वही हो, है ना। आप घूम फिर के चक्कर काट के आ जाओ नोएडा का, आप चक्कर काट के आ जाओ गुड़गांव का, पूरे NCR का, मतलब आपको रेट ना मिले, रेट वही के वही हो। तो वो इरिटेशन से ज्यादा अच्छा ये इरिटेशन है कि ठीक है आपका स्टॉप लॉस कट गया। ये इरिटेट नहीं करता, वो आपको वो बड़ा इरिटेट करता है जब आप उस वॉलेटिलिटी के अंदर फंस जाते हैं। तो जिनको जो ट्रेडर्स है टिपिकली चाहे वो पोजिशनल ट्रेडर हैं चाहे किसी तरह के, उनके लिए तो बड़ा ही मुश्किल होता है। हाँ, जिनके लिए इन्वेस्टर है वो तो बेचारे देखते नहीं, वो तो लेके छोड़ दे। अब वो प्लॉट की तरह है, जमीन के जैसे लेके छोड़ देते हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो 5 साल बाद क्या रेट आते हैं उसके, ऐसा ही कुछ है। खैर, मैं अपनी स्क्रीन को जरा वापस से शेयर कर रहा हूँ। अभी जी पहले तो गुड मॉर्निंग सर, आपको मैं अभी आपके पास लौट रहा हूँ। एक बार जरा मैं 2-4 कॉइन बता दूं। एक्रो आपने एक कॉइन बताया था मेरे को, आपने ध्यान है एक्रो कॉइन बताते समय इस चीज का और एक बात कही थी अर्पित जी कि एक्रो ना आपको 2-4 दिन के अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम दिखाएगा। ये USDT के अंदर एक्रो लगा हुआ है, ये मोमेंटम दिखाना शुरू कर रहा है सर। आज 11% तो ऑलरेडी ऊपर है। कल जब मैं इसको चेक भी कर रहा था ज्यादा टूटा हुआ नहीं था। आज स्विंग ट्रेड का बेनिफिट उठा के ये थोड़ा ऊपर आया। इसके बारे में वापस से चर्चा भी मैं आपसे करूंगा मैं। लेकिन इसके अलावा मैं एक बार जरा आपको BTC यानी कि बिटकॉइन में दिखा देता हूँ। अब इस समय की पोजीशन क्या है, 14 लाख के आसपास अभी भी बना हुआ है, ये आप भाव देख पा रहे हैं। कोई खास बड़ा चेंज अभी हमको इस तरह से तो नहीं दिख रहा। थोड़ा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हल्का फुल्का सा है मूवमेंट, बट स्टिल फिर भी मैं बोलूंगा कि थोड़ी सी लिक्विडिटी एज कंपेयर टू 2-4 दिन पहले जो बिल्कुल ही ड्राई सेशन हो गया था, उसमें हमको थोड़ी सी देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा तो नहीं, जो हम एक राइड देख के आए उसके मुकाबले तो हम 10% भी नहीं अभी, ना ही विक्स में, ना ही मोमेंटम में, ना ही भाव में, बट स्टिल फिर भी उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत ट्रेड हो सकता है, अच्छे से ट्रेड मिल जाएगा। फिलहाल भाव की एक रेंज है, ये रेंज कहीं भी अभी 10-15 हजार रुपए में। पिछला अगर आप 11 से लेके 12 बजे तक का ट्रेड देख रहा हूँ, ये ट्रेड बुक मैंने ट्रेड हिस्ट्री आपके सामने खोली है, तो मेरे को कहीं भी ये 10,000 रुपए के ही स्विंग में मोटा मोटी घूमता हुआ दिख रहा है BTC। और एक एक टिक, छोटे छोटे टिक है। वॉल्यूम से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का कितना इंटरेस्ट है। वॉल्यूम में भी कुछ खास बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये BTC का हो गया। अब आते हैं, अच्छा रेंज की जहां तक बात है, मेरे को लगता है वही पुरानी रेंज इन्वेस्टर्स को कहीं भी आ जाना चाहिए। बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको सिर्फ लेके रखना है और देखना नहीं होता, तो उनको 12.5 पौने 13 लाख के आसपास का है। जो ट्रेडर्स है उनके लिए भी हम RPG से मैं बात कर लूंगा मोटा मोटी कि इसमें हमको और क्या करना चाहिए। एक बार जरा मैं इथेरियम का चार्ट भी दिखा देता हूँ, फिर सर आपको बताते चलेंगे इथेरियम में क्या करना है। वही 44 वाली रेंज है, या तो 46.5 पार करे या तो हमको थोड़ा सा और नीचे मिले। ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है। फिलहाल अभी पूरी तरह से एक रेंज में है। ये रेंज कहीं भी आपको एक इन्वेस्टर वाली रेंज तो यही है 38,000, बस ठीक है। 40 से लेके आप 44 के बीच में भी अगर ट्रेडर्स को भी मिल जाए मौका तो एक बार एंट्री कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी देखते हैं कहाँ पे बैठती है, कैसी बैठती है, वो एक बार RPG से हम अभी डिस्कस करते हैं। दूसरा कोई और ऑल्ट कॉइन जो हमारी फेवरेट लिस्ट में कहीं अगर कोई मोमेंटम है तो जरा चेक करते हैं। एसएस तो कुछ नहीं है, रिपल के अंदर वापस 3-3.25% है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ ठहराव है और ऐसा तो कुछ किसी के अंदर दिख नहीं रहा। एक CHR है, एक बार EVM ने आपके सामने डिस्कस किया था, आपको कई बार बताया था कि ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का एक कॉइन है जिसको आप जरूर लेके रखो। एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का कॉइन है CHR, हम कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको चार्ट आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, ये बकायदा हमने आपके लिए ड्रॉ भी किया हुआ था कि एक बार आप इसको रखो और उम्मीद तो ये है कि अच्छे रेट आपको शायद दे जाए। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है, अगर आप लेके बैठे होंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आप किसी तरह के कोई घाटे में अभी तक बैठे हैं, भले किसी भी रेट पे आपने इसको लिया। आज 12% ऊपर है। परसेंटेज इसको देखना नहीं चाहिए क्योंकि वैल्यू के हिसाब से बहुत सस्ता है। USD में सिर्फ 154 सेंट्स का है ये। अच्छा, आगे आते हैं हम एक और पॉइंट पे, बस ठीक है इतना ही है। एक आडा, इसको हम देखते नहीं, काफी समय से हमने छोड़ ही रखा देखना को।
लेकिन इसके अंदर भी कुछ खास बड़ा मूवमेंट नहीं है, ये भी एक रेंज के अंदर ही है। इसका थोड़ा स्विंग ट्रेड आपको वैसे मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए, लेकिन फिबोनाची भी इस पे लगाए रखे हमने पहले से ही, तो वो जो रिवर्सल वाले हमने साइन लगाए हुए हैं ना, वो एडजस्ट के तर्ज है, कोई खास बड़ा मूव नहीं है। ऑल्ट कॉइन्स काफी हद तक सॉर्ट ऑफ ठंडे बट स्लाइटली कल के मूवमेंट से थोड़ा ज्यादा देते हुए दिख रहे हैं। तो ये आज की टोटल समरी थी। अर्पित जी शुरू करें पहले बीटीसी से ही, बीटीसी में फिर से आज का अपडेट और आपका व्यू सर। डिम्पी जी नमस्कार। नमस्ते सर। तो हम रेगुलरली यही चर्चा कर रहे हैं एक साइडवेज उसकी, और कल भी मैंने डिस्कस किया कि हो सकता है साइडवेज मूवमेंट थोड़ा सा बिटकॉइन में अब ज्यादा लंबा देखने को मिले, क्योंकि आगे जो माहौल बन रहा है छुट्टियों का, तो अब हो सकता है ज्यादा ट्रेडिंग और ज्यादा वोलेटिलिटी हो नहीं, बट डेफिनेटली अच्छा रिबाउंड आया कल के लोज से। और अब ये आशंका है कि कहीं ये डेड कैट बाउंस तो नहीं, एक टर्म होती है टेक्निकल उसमें कि डेड कैट बाउंस कोशिश करता है पर कितना टिक पाता है वो कह नहीं सकते। तो अभी इसको आगे देखना पड़ेगा कि आगे, अब वैसे भी सैटरडे संडे आ रहा है तो वैसे तो मुझे कम ही उम्मीद है कि कोई बहुत तेजी आने वाली है, तो उस हिसाब से अभी तो मेरा यही व्यू है कि ये साइडवेज ही लग रहा है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा साइडवेज है। तो एक मैं पॉइंट ऐड कर दूं व्यूअर्स के लिए, शायद काम की बात हो, जो लॉन्ग टर्म व्यूअर्स है ये उनके लिए है कि देखिए एक रिसर्च हुई, एक एनालिसिस हुआ, और ये सभी मार्केट्स में होता ही रहता है, ऐसा कोई नहीं, बिटकॉइन के लिए नई चीज नहीं है। तो जैसे बिटकॉइन है वो साल में देखा जाए मैक्सिमम गेन्स कुछ 20 से 25 दिनों में ही देता है। अगर वो 20 से 25 दिन किसी ने मिस कर दिए तो वो समझ लीजिए वो बिटकॉइन में जहां से चालू हुआ था वो वहीं खड़ा रहेगा, वो मिस नहीं करना है। ऐसे ही जो दूसरे स्टॉक्स होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, जो भी हो, सब में यही कहानी होती है कि कुछ, जैसे नवंबर का महीना बहुत ही अच्छा था स्टॉक मार्केट के लिए, स्मॉल कैप के लिए खास करके लिए, तो वो टाइम जिसने मिस कर दिया ना सर, उसने फिर उस साल शायद कुछ भी नहीं कमाया। तो एक ठीक है थकाता है मार्केट, पर आई थिंक अगर कन्विक्शन है, अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि इस चीज में दम है, तो उन्हें, उनके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, उन्हें टिकना ही पड़ेगा। ठीक है, डन। आज हम बात कर रहे थे, आप यकीन नहीं मानेंगे, आज यही टॉपिक आज हमने अपने एक इक्विटी वाले एनालिस्ट से डिस्कस कर रहे थे। वो भी यही कह रहे थे कि किसी भी शेयर के अंदर जो मोमेंटम बना है, अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर वो गुम हो जाए वो मोमेंटम, तो समझ लेना कि ये एक खतरे की घंटी जैसा ही है, वो मोमेंटम जल्दी लीक जाना नहीं चाहिए। आज हम इसी टॉपिक पे ही कुछ बात कर रहे थे। आप भी आज एक यही चीज बता रहे हैं कि एक मूव जो आता है ना मार्केट के अंदर, अगर आपने राइटली टाइमली उसके अंदर आप एंटर कर गए तो ठीक, ये तो फिर आपको थकाता है, आपको मार्केट के अंदर थोड़ा थकना पड़ा। अच्छा सर, इसी से मेरा जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, मैं इस जगह पर आके खड़े होकर ये बोल सकता हूँ कि मैं एक बिटकॉइन की राइड मिस कर चुका हूँ, एक अच्छी खासी राइड में मिस कर चुका हूँ, मैं बोल सकता हूँ? सर राइड तो मेरे ख्याल में 3 गुना 4 गुना की मिस कर गए हैं, अगर जिन्होंने मार्च में उठाया हो और घबराए। जो बिटकॉइन में यही कहानी है कि इसमें घबराओ मत, इसमें डिप्स आते हैं तो बाय करना होता है, इसमें घबराना नहीं होता है, जो घबराता है वो इसमें हार जाता है। तो जो घबरा गए थे मार्च में, जो सस्ते में माल काट के चले गए थे, अब वो देखते होंगे कि उनको कितना ज्यादा लॉस लगा, अगर वो होल्ड कर जाते और हिम्मत रखते तो काफी अच्छा उनको रिटर्न्स देखने को मिलता है। आई थिंक 3 टाइम्स तो रिटर्न है ही मार्च के लोस से। तो बहुत बड़ी रैली मिस हो गई है, और अब एक जनरल जो व्यू चलता है ट्रेडर कम्युनिटी में कि बिटकॉइन कितना चलेगा, साल में डबल हो जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं चल पाएगा। और जो एक ऑल्ट कॉइन्स का व्यूज चलता है कि ये कभी कभी 10 टाइम्स भी दे जाते हैं, इथेरियम ने बिटकॉइन को भी आउट परफॉर्म किया है। तो एक वो भी रहता है कि अब बिटकॉइन में अगर आप बड़ा मूव ले गए तो अब आपका रिवॉर्ड क्या रहेगा इसके अंदर। वैसे तो मुझे रिवॉर्ड अच्छा लगता है, अगर कोई 6 से 8 महीने की होल्डिंग रखता है तो उसे अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा, पर हो सकता है कि वो अगर यही होल्डिंग इथेरियम में बना के चले तो शायद उसे 5 टाइम्स भी मिल जाए। तो मैं आपकी बात को अगर ऐसे समझता हूँ कि मैं अगर 3 to 4 टाइम्स का एक अच्छी रैली मिस कर चुका हूँ, तो मैं ये काफी हद तक इसकी भरपाई इथेरियम से कर सकता हूँ सर। मतलब मैं आपकी बात को अगर ऐसे समझूं तो मैं, तो काफी हद तक इसकी भरपाई मैं इथेरियम से कर सकता हूँ। मैं ये तो नहीं बोलूंगा पूरा बीटीसी की भरपाई, बट हाँ थोड़ी बहुत भरपाई हम इथेरियम से कर सकते हैं इस भाव पर भी। जी, इसमें कल ही डेटा आया मेरे पास कि किसी एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने कल 9 लाख इथेरियम मार्केट से उठाए हैं, और इन जनरल ये जाता है तो 1-2 साल के लिए जाता है। तो देखिए इंस्टीट्यूशंस तो अपने साथ लगातार बाइंग कर रहे हैं, इथेरियम में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं,
और कहीं ना कहीं इथेरियम में जो एक एक्टिविटी चल रही है और अपने प्राइस के हिसाब से वो काफी अंडरवैल्यूड है, इसमें काफी अच्छे डेवलपमेंट्स हैं। तो एक इथेरियम को अगर देखा जाए कि ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है तो डेफिनेटली है, ठीक है, ज्यादा फेवरेबल रिवॉर्ड। एक चीज सर अभी मैं आपसे सुन रहा था, आप पिछले 3-4 दिन से ना बार बार छुट्टियों का बता रहे हैं कि छुट्टियां आ रही हैं तो इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। तो सैटरडे संडे वाला मेरे को समझ में आता है, इट्स अ रूटीन एक्सरसाइज कि आप वर्किंग डेज में होता है सैटरडे संडेज, कंप्लीटली वर्ल्ड में भी यही हैबिट है कि भाई सैटरडे संडे थोड़ा वीकेंड हो जाएगा, हाँ काम बंद हो जाएंगे। अभी जो हॉलिडे सीजन है सर, कितना फर्क पड़ता है इस चीज का? ऐसा नहीं, मैं पता क्यों पूछ रहा हूँ, इसके पीछे एक वजह है। इक्विटीज में भी ऐसी होता है, इक्विटीज में भी टिपिकली जो क्रिसमस एरा होता है, क्रिसमस का टाइम होता है ना, क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूशनल फंड्स के जो बाहर के होते हैं वो मार्केट के अंदर पैसा नहीं लगाते थे। लेकिन ये ना पिछले 2-4 साल से तस्वीर बदली है कि अब वो क्या होता है कि उसी समय ही, जिस समय सब लोग ये एंटिसिपेट करके बैठते हैं कि इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, पता नहीं इंस्टीट्यूशन उसी समय सबसे ज्यादा पैसा लगा लेते हैं मार्केट के अंदर। ये कहीं इस बार कॉन्ट्रा व्यू इस बार यहाँ तो नहीं मिल जाएगा? यहाँ पर भी मिल सकता है कि कॉन्ट्रा व्यू, कि इस बार हम ये सब एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि हाँ हॉलिडे सेशन होगा, डल सेशन रहेगा, पता लगे सबसे गर्म सेशन इस बार हॉलिडे का रहा। ये इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? इसकी प्रोबेबिलिटी तो देखिए उतनी है जितनी डल रहने की है, तो कुछ कह नहीं सकते बिल्कुल सर्टेनिटी से कि कैसा रहेगा। बट मैं एक और फैक्ट उनको व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि देखिए एक डेटा एक और आया था, मैसेज आते रहते हैं मेरे पास ऐसे डेटा के, मेरा इंटरेस्ट रहता है इन चीजों में, कि फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है उसने आई थिंक नवंबर लास्ट वीक में $500 बिलियन मार्केट में डाला है। अब वो $500 बिलियन सर आपको और मुझे तो नहीं देते वो लोग देते हैं जो मनी मैनेजर्स हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ये पैसा उनके थ्रू होके मार्केट्स में जाता है। और कहीं ना कहीं जो इतनी तेजी मिल रही है नवंबर में और दिसंबर में भी अभी कंटिन्यू है, चाहे गोल्ड भी वापस से शुरू कर गया था, तो कहीं ना कहीं वो पैसा वापस से मार्केट में आ रहा है और वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो जो एक व्यू बन रहा है बड़े इंस्टीट्यूशंस का कि क्योंकि बिटकॉइन की एक शॉर्ट सप्लाई है, बिटकॉइन मार्केट में है नहीं, और ये जो सेंट्रल बैंक्स पैसा भरते हैं इतना 500 बिलियन डॉलर, तो कहीं ना कहीं ये पैसा बिटकॉइन में भी आएगा और बिटकॉइन का डबल वैल्यूएशन की अच्छे चांसेस है, जो मैं लगातार बात कर रहा हूँ। अब क्योंकि ये बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये इन जनरली सैटरडे संडेज को काम नहीं करते, इनका हॉलिडे होता है, तो एक सैटरडे संडे को हमको एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। वैसे ही मैं कुछ अंदाजा लगा रहा हूँ कि अगर ये जो मेरा अंदाजा सही है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है वो क्रिसमस के आसपास थोड़ी सी ठंडी पड़ जाएगी, क्योंकि इन बड़े मनी मैनेजर्स अपनी छुट्टियों पे चले जाते हैं 2-2 हफ्ते की, 3-3 हफ्तों की, क्योंकि उन्होंने पूरे साल भर बहुत काफी मोटा पैसा कमाया है, तो वो उसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो एक वो व्यू है कि रिटेल हो सकता है कि क्रिसमस की छुट्टियों का पूरा आए मार्केट में, बट जो इंस्टीट्यूशंस का मुझे डाउट है कि वो इतने एक्टिवली बाइंग करेंगे मार्केट में। तो वो बाइंग अभी कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ 9 लाख इथेरियम उठा लिए मार्केट में, तो बाइंग वो अभी कर रहे हैं छुट्टियों से पहले। ठीक है, एक पॉइंट पे अभी आपने जो फेडरल बैंक वाला उठाया ना, मेरे लिए एक और क्वेश्चन भी बैक टू बैक उठता है, ये मेरे को पता नहीं इसलिए आपसे मैं पता कर रहा हूँ। इक्विटीज में अलग कंसेप्ट होगा। जनवरी में प्रेसिडेंट अपनी शपथ ले लेंगे, अपना वो ऑफिस संभाल लेंगे, उसके बाद ये भी कयास लगाया जा रहा है कि एक बड़ा पैकेज वो दिया जाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस खाली कर दिया तो। ये कंडीशन अप्लाइड है अभी तक भी, वो अभी भी खाली करने के मूड में नहीं है, वो चिट्ठी मिट्ठी लिख देते हैं कि नहीं भाई मैं ही हूँ अभी जैसे भी हूँ, है ना। तो सर अगर जनवरी में प्रेसिडेंट आ गए और उन्होंने अपना काम कार्यभार पूरा तरह से संभाल लिया, पॉलिसी संभाल लिया, फेडरल बैंक को एक पैकेज देना है, ये रिलीफ का पैकेज होगा। क्योंकि आज भी अगर आप कोरोना वायरस के केसेस देखेंगे ना, आप वहां पर स्टडी करेंगे तो 2 लाख से ज्यादा केसेस अभी भी है वहां पे, रोज है। और उनकी जो डेथ का रेशियो है आज भी बहुत ज्यादा है। अगर हम अपने देश में, तो चलो हम भूल गए, कोरोना है नहीं, भूल गए हम, लेकिन वहां पे अभी भी बहुत सीवियर कंडीशन में है। तो एक बड़ा पैकेज उनको देना है। ये जो पैसा आप जो पैकेज बता रहे हैं आएगा या आ सकता है जनवरी में प्रेसिडेंट के ऑफिस बियर करने के बाद, ये क्रिप्टोज में कितना बड़ा हलचल लेके आ सकता है? जी, पैकेज की जब कितना पैसा किसको दे रहे हैं पैकेज के अंदर, जब तक उसकी डिटेल नहीं आएगी कहना मुश्किल है। क्योंकि लास्ट जो पैकेज आया था उनका आई थिंक $2 ट्रिलियन का, उसमें काफी पैसा उन्होंने रिटेल में दिया था, मतलब पब्लिक को भी दिया था कि $2,000 पर पर्सन, आई थिंक मेरे को करेक्ट याद हो तो उस हिसाब से अगर वैसा ही कुछ वापस से पब्लिक के पास आता है तो डेफिनेटली एक रिटेल डिमांड तेजी से आएगी क्रिप्टो मार्केट्स में।
पर अगर वो पैसा सिर्फ वो इंडस्ट्रीज को देते हैं या इंडस्ट्रीज को बोलते हैं कि आप सैलरीज दीजिए जो अफेक्टेड इंडस्ट्रीज हैं लॉकडाउन में, तो आई थिंक वो एक कंसर्न हो सकता है, क्योंकि पैसा अगर इंडस्ट्री को दिया है तो वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को दिया है, वो क्रिप्टो मार्केट्स के लिए नहीं दिया है उन्होंने। तो ये एक अभी देखना पड़ेगा कि पैकेज की डिटेल्स क्या आने वाले हैं। ठीक है सर, डन। एक तो थोड़ा आप अभी कह रहे हैं कि अभी ये जल्दबाजी होगा कि इस एंटिसिपेशन के हिसाब से ना किया जाए। लेट इट बी कि पहले फेडरल बैंक थोड़ा क्लियर कर दे कि यस ये मनी कितनी है, कैसे है, किस रूप में है, कंडीशन है, प्रेफर्ड है, नॉन इन प्रेफर्ड इन नेचर है, कैसे है कैसे नहीं है। एक और चीज मेरे को सर पता करनी थी। एक हमने रैली मिस कर दी, एक हमने हॉलिडे वाला, फेडरल बैंक वाला। क्या एक बार हम क्या कुछ हेज भी कर सकते हैं? क्रिप्टोस का हेजिंग के लिए कुछ होता है क्या? जैसे कि हम अगर हेज करना चाहें तो टिपिकली क्रिप्टोस में कैसे हेज करते हैं? अगर हम किसी चीज को थोड़ा सा डाउट में है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो हेजिंग कैसे करें उसके? हेजिंग तो इन जनरली सर या तो कोई वो क्या बोलते हैं, एक तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से तो होती है, तो आई थिंक फ्यूचर्स तो हैं कॉइन डीसीएक्स के अंदर, ऑप्शंस का मुझे इतना पता नहीं है। तो अगर पर अब ये क्योंकि ये जो धुरंधर ट्रेडर्स हैं, ये सारी हेजिंग वेजिंग उनके लिए ज्यादा काम करती है, और कभी कहीं ना कहीं डिम्पी जी हेजिंग हम करते हैं तो रिटर्न्स हमारे कम हो जाते हैं। तो इस मार्केट में अगर नॉर्मल जो इन्वेस्टर है उसको तो फिर बिटकॉइन लेके रख लेना चाहिए और बैठ जाना चाहिए, उन्हें हेजिंग वगैरह पे इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर अगर मार्केट वापस से चली तो उनका हेजिंग का जो रिस्क उन्होंने हेज करी थी वो उनका उल्टा काम करेगी और उनके रिटर्न्स कम हो जाएंगे। नहीं ठीक है सर, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जो हाईली प्रोफेशनल है एक्चुअली हेजिंग उन्हीं का ही काम है। नो स्टेकियों को थोड़ा सा कमाना चाहिए, फिर बाद में क्या होता है, आधा अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है, वो तो जान ले लेता है। तो इसलिए अच्छा है कि ट्रेड ना ही करें हेजिंग में, अगर आपके पास प्रॉपर जानकारियां वगैरह नहीं है तो। फेडरल बैंक को आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि फेडरल बैंक का पहले क्लियर हो जाए, पैसा कितना किस रूप में कैसे आएगा, फिर देखेंगे। हॉलिडे वाले सीजन में आप ये कह रहे हैं कि 50-50 प्रोबेबिलिटी है। हाँ, रिटेलर्स थोड़ा बहुत रहेगा, बट इंस्टीट्यूशनल थोड़ा गुम होगा। ये आपकी हाई कन्विक्शन पे है कि इंस्टीट्यूशनल गुम होगा। देखते हैं कि आगे क्या होता है। रही बात रैली मिस होने की, तो बात अच्छी तरह से लिख लीजिए कि बीटीसी की एक रैली तो मिस हो गई है। अब आपको चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, आपने पैसा बनाया चाहे नहीं बनाया, आप अपने मन को तसल्ली दो या मत दो, ये बात जो सच्चाई है सच्चाई है कि एक बीटीसी की रैली तो मिस हुई है। अब उसकी काफी हद तक भरपाई आप एथेरियम से कर सकते हो, तो वो कर लो। ये एथेरियम आपको कितनी भरपाई करेगा, 100%, 20%, 10%, 5%, 50%, ये डिपेंड अपॉन द एथेरियम मोमेंटम है। बट हाँ, एथेरियम में जिस तरह का ब्लॉकचेन दिखती है, जिस तरह का इंफ्रा है उसका, और जिस तरह की न्यूज फ्लो है, और अभी भी रेगुलर बाइंग हो रही है, जैसे मैं बता रहे हैं 9 लाख एथेरियम और खरीदे गए हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये न्यूज फ्लो शायद जल्दी जल्दी बड़े क्रैक नहीं देगा। सर कोई अर्पित सर, आज कोई और ऑल्ट कॉइन या कोई और ऐसा कोई कॉइन जो आप आज डिस्कस करना चाहें या आपको नया बताना चाहें? क्योंकि अगर प्रीवियस कॉइन्स है तो उसमें फिर मेरे को एक दो कॉइन्स आपसे जरा और पता करने हैं वापस से इसमें। जी, तो एक नया कॉइन जो अब एक टेंडेंसी, जो एक व्यू बन रहा है कि हो सकता है जो साइडवेज है, जो टाइम वाइज करेक्शन है, वो थोड़ी सी लंबे चले, वो जनवरी तक जाए। तो उसके अंदर देखिए कई प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी का है, इसमें नई नई चीजें होती हैं। तो काफी कुछ है जो कि फार्मिंग के कॉइन्स होते हैं, यील्ड माइनिंग के कॉइन्स होते हैं, लिक्विडिटी माइनिंग के कॉइन्स होते हैं। इनमें क्या होता है ना सर, कि अगर हम अपना पैसा स्टेक कर देते हैं, जैसे कॉइन डीसीएक्स का भी अपना एक इथेरियम स्टेकिंग प्रोग्राम चल रहा है, अगर उसमें ऐसे स्टेकिंग कर देते हैं हम लोग, आई थिंक अर्न का सेक्शन है इसके अंदर, लैंड एंड स्टेक ये सब। तो इनमें अगर अपन स्टेक कर देते हैं तो अपने को साइडवेज के अंदर भी जो एक रिटर्न है वो मिलता है एज अ बैंक डिपॉजिट, और अगर मार्केट फिर तेज हो जाती है वापस से, तो वो तो गारंटेड मिल ही जाता है। तो दोनों चीजें हो जाती हैं। तो जो होल्डर्स हैं जिनको लंबा रखना है, वो इन कॉइन्स पे ध्यान दे सकते हैं। तो मैंने कल या परसों में मैंने डिस्कस किया था कि लूना कॉइन था, और उन्होंने अपना एक मिरर प्रोटोकॉल नाम से लॉन्च किया है। तो उन प्रोजेक्ट्स की स्टडी करें इन्वेस्टर्स, और उनके अंदर आई थिंक MIR जो नया टोकन है वो तो नहीं होगा, लेकिन लूना है यहाँ पे। तो उन लोगों ने भी अपना एक लिक्विडिटी माइनिंग वगैरह प्रोग्राम्स चालू कर रखे हैं। अब ये टोकन अगर इन्वेस्टर्स के पास है और उनको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज है, तो ये जाके अपने टोकन को वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दें, उसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ लें, बातचीत कर लें कंपनी से कैसे करना है, और फिर उनको हो सकता है कि एक महीने का अच्छा खासा 30 से 40% रिटर्न लिक्विडिटी से ही मिल जाए। तो इस टाइप के कॉइन्स पे फोकस करना अच्छा रहेगा डिम्पी जी।
ठीक है, डन सर। अच्छा सर, आज ना मैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पता करना चाहता हूँ। कई बार मैं आपसे जब डिस्कस कर रहा हूँ तो ना आप कहते हैं कि कंपनी के बारे में डिटेल पता कर लो, उसके बारे में पढ़ लो, उसके बारे में जानकारी ले लो। अगर मैं आपसे रफ रफ में पूछूं, सिर्फ रफ रफ में ये पूछूं आपसे कि मेरे को 5 ऐसी चीजें या 3 ऐसी चीजें जो मैं कंपनी की, जो मैं वेबसाइट पढ़ रहा हूँ या कंपनी के बारे में डिटेल पढ़ रहा हूँ, तो क्या देखा हूँ? जैसे हम इक्विटीज में तो देखते हैं बैलेंस शीट कि भाई उन पर डेट तो नहीं है। दूसरा देखते हैं उनका ऑर्डर फ्लो, उनके ऑर्डर फ्लो कैसे है। तीसरा चेक करते हैं उनका मार्जिन, उनके मार्जिन कैसे है। तो 3 तुम जरूरी देखते हैं। तो क्रिप्टोज में क्या देखना चाहिए? 3 ऐसे पॉइंट्स जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब मैं किसी भी वेबसाइट के अंदर जाके देख रहा हूँ तो सर। जी, इसके अंदर जैसे व्यूअर्स को पता ही होगा कि बिटकॉइन किसने बनाया, ये अभी तक मिस्ट्री है, ये क्लियर नहीं है मार्केट के अंदर। तो सिर्फ वेबसाइट पे जाके ट्रस्ट हो जाएगा नहीं, उससे नहीं बात बनेगी। तो उनके क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनके वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट्स हैं और वो प्रोडक्ट्स कुछ काम के भी है या नहीं है। तो नंबर 1 पॉइंट तो यूजर्स को देखना चाहिए, व्यूअर्स को, इन्वेस्टर्स को, कि वो कुछ काम की चीजें हैं भी या नहीं है, या केवल एक ऐसे ही क्लोन बन जाते हैं सर, एक डुप्लीकेट बन जाता है कि यार उसकी आइसक्रीम की दुकान अच्छी चल रही है तो मैं भी खोल लेता हूँ, कहीं वो उस टाइप की चीज तो नहीं है। तो तो एक वो पॉइंट पता करना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट जो उन्होंने बनाए हैं कुछ काम के भी हैं या देखा देखी में कर लिया, कुछ दम है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, कोशिश ये करनी चाहिए उस सेक्टर में जो मार्केट लीडर है, जो ये स्टॉक मार्केट में भी काफी चलता है कि मार्केट लीडर के साथ ही होने में समझदारी है। तो अगर क्रिप्टो करेंसी है, तो अगर पेमेंट्स का देखना है तो बिटकॉइन इज दी नंबर 1 पेमेंट्स। सबसे ज्यादा पेमेंट्स होता है बिटकॉइन में, सेकंड नंबर पे होता है रिपल के थ्रू। तो ये नंबर 1, नंबर 2 इन पे फोकस करें। इसके अलावा पेमेंट तो और भी बहुत सारी करेंसी से कर सकते हैं, लेकिन उनमें जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम तो बिटकॉइन और रिपल में हो रहा है। तो मार्केट लीडर के साथ जाए तो नंबर 2 चीज वो ये देखें। और नंबर 3, पेमेंट का मतलब मैं सर लिक्विडिटी भी मान सकता हूँ कि लिक्विडिटी कहाँ पे है सबसे ज्यादा? डेफिनेटली बिटकॉइन में और रिपल में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। तो जो बड़े फंड्स होते हैं जिनको अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स भेजने हैं अक्रॉस दी बॉर्डर्स, तो बैंक के थ्रू भेजेंगे तो उनके 1000 टू 2000 रुपीज का डॉलर्स का वो लग जाएगी फी। लेकिन वही चीज अगर वो बिटकॉइन के थ्रू भेजते हैं तो $1-2 में उनका काम होता है। तो इसीलिए वो लिक्विडिटी, अगर उनको $1 बिलियन भेजना है तो वो बिटकॉइन रिपल से ही काम हो सकता है उनको, और किसी में होगा नहीं। ठीक है। और तीसरी चीज डेफिनेटली जो ब्लॉकचेन है ये काफी पब्लिक होती है, इसके अंदर कुछ प्राइवेट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसके अंदर वो जाके पता करें कि वो जो ब्लॉकचेन उन्होंने बनाई है उसमें एक्टिविटी क्या है, उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हो रहे हैं, उसके नंबर ऑफ जो न्यू वॉलेट अकाउंट्स हैं वो कितने खुल रहे हैं। ये एक बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस में चला गया है कि कोई भाई तुमने जो चीज बनाई है वो कोई काम में लेता भी है या तुम केवल हवाबाजी करते हो। तो ये 2-3 पॉइंट्स अगर देख लें तो वो डेफिनेटली जो इसमें स्कैम्स को अवॉइड कर सकते हैं और उनका पैसा काफी सेफ रहेगा। और क्योंकि पैसा सेफ रहेगा तो फिर अपसाइड तो अनलिमिटेड है सर। ठीक है, डन। तो आपने 3 चीजें बहुत अच्छे से बता दी। फर्स्ट, एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये बात देखा जाए कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में अच्छे हैं कि नहीं है, ये कहीं फेक तो नहीं है, कोई ऐसे प्रोडक्ट तो नहीं है कि सिर्फ फॉर सेक ऑफ अ प्रोडक्ट बनाए गए हैं। इसकी थोड़ी क्वालिटी चेक वगैरह कर लेना चाहिए। क्वालिटी चेक इन द सेंस कि आप थोड़ा पता वता कर लें, थोड़ा व्यूज पढ़ लें, थोड़ा जानकारी और ले लें। और आप जब तक इससे सेटिस्फाइड नहीं होते तो पूछते रहिए, बार बार पूछते रहिए, हमसे पूछ लीजिए, हम भी यहाँ बैठे हैं, आपको उस पॉइंट्स के बारे में क्वालिटी चेक करके बता देंगे। सेकंड पॉइंट, पेमेंट्स और लिक्विडिटी, यानी कि ये वाला हिस्सा ठीक होना चाहिए, ट्रांजैक्शंस का जिसको हम टिपिकली कहते हैं। तीसरा हिस्सा ब्लॉकचेन का, जिसको हम टिपिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं किसी भी कॉइन का, उसकी ब्लॉकचेन कैसी है। तो ये 3 हिस्सों में, 3 पैरामीटर्स में किसी भी कॉइन को फर्स्ट अटेम्प्ट में देख लेना चाहिए। फिर टेक्निकल व्यू के लिए तो हम बैठे ही हैं, वो तो हम देते ही हैं, और फंडामेंटल व्यू भी हम आपके सामने रखते हैं। अच्छा सर, मैं ना अभी आपने मेरे को इथेरियम 2 की स्टेकिंग के बारे में कहा, तो मैंने वो पेज खोला भी और मैं एक बार जरा वहां पे जा भी रहा हूँ। मेरे को आप जरा बताइएगा ये क्या है और ये कैसे हो रही है। ऑलरेडी हम वैसे स्टेकिंग के बारे में एक बार जान चुके हैं, लेकिन इथेरियम 2 की स्टेकिंग कैसे है एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप ऑन पे जाएंगे तो लैंड मतलब अपने कॉइन्स पर जब आप गिरवी रखते हैं, मॉर्गेज करते हैं, और उसके अगेंस्ट में आपको ब्याज मिलता है। और दूसरा हिस्सा स्टेकिंग का, स्टेकिंग पे एक लोगो भी लिखा हुआ है न्यू, यानी कि नई स्टेकिंग किसी कॉइन में हो रही है। तो ये इथेरियम 2 स्टेकिंग है सर। तो ये 29% क्या है और ये कैसी चीजें हैं और ये क्या हो रहा है, एक बार मेरे को आप जरा इसके बारे में और डिटेल दे दीजिए, एक मिनट। जी, तो आई थिंक ये जो इनका गोल बना रखा है CoinDCX ने, 2000 इथेरियम में कलेक्ट कर रहे हैं। ये 2000 इथेरियम
एक नया इथेरियम आ रहा है जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक है। वो बेसिकली स्टेकिंग में अगर समझाना चाहूँ व्यूअर्स को कि जैसे हमारे एक इलेक्शन डिपॉजिट होता है, जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो एक जमानत और तो फिर अगर आपके पैरामीटर्स पे अगर आप फिट नहीं होते हो तो वो जमानत जब्त हो जाती है आपकी, अगर आपको अच्छे वोट्स नहीं मिलते वगैरह। तो वैसे ही इसके जो प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम में क्या होता है ना सर, आप एक डिपॉजिट जमा करवा देते हैं, वो डिपॉजिट गारंटी लेता है कि आप जो काम कर रहे हो वैलिडेशन करने का, ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने का, वो आप ईमानदारी से अच्छे तरीके से कर रहे हो। आपका नेटवर्क हमेशा ऑन रहना चाहिए, आपकी मशीन अच्छी रहनी चाहिए ताकि नेटवर्क पे उसका फर्क ना पड़े। और आप अच्छे से नहीं करते हो तो ये जो डिपॉजिट आपने जमा किया है ये कहीं ना कहीं कटना शुरू हो जाता है। तो ये प्रूफ ऑफ स्टेक इनका मॉडल चलता है। इसके अंदर अब ये नया इथेरियम 2.0 आया है, अभी प्रूफ ऑफ वर्क पे था, माइनिंग मशीन थी, एक अलग सिस्टम था, अब ये स्टेकिंग सिस्टम पे आ रहे हैं। उसके अंदर आप और मैं भी जाके देखिए, अगर हम इंडिपेंडेंटली जाएं तो कर सकते हैं, लेकिन हम CoinDCX के जाना समझदारी होगी क्योंकि टेक्निकल डिटेल्स काफी हैं, हम लोग वो मैनेज नहीं कर पाएंगे और अगर हम टर्म्स फुलफिल नहीं करेंगे तो हमारा पैसा गया। तो CoinDCX का डेफिनेटली एक गारंटी है कहीं ना कहीं कि ये लोग अच्छे से उसको संभाल लेंगे और कहीं ना कहीं हमारा पैसा सेफ रहेगा। उसके अलावा जो ये रिटर्न बता रहे हैं 15 से 20% इथेरियम टर्म्स में एक्स्ट्रा इथेरियम मिल जाएगा। तो 10 इथेरियम डाले तो साल के एंड में 11 या 12 इथेरियम उनको मिलेंगे और उस टाइम पे इथेरियम का प्राइस मान ले 1 लाख रुपए हो गया तो वो वैसे भी हो जाएगा। उसके अलावा इन्होंने एक गोल बना रखा है, आई थिंक उसका ये मीनिंग है कि जब ये गोल पूरा हो जाएगा तो ये इथेरियम जो ओरिजिनल इथेरियम है वो तो डिपॉजिट हो गया, लेकिन उसका एक ओनरशिप टोकन हमको दे देंगे कि एक पर्ची जो मिल जाती है सर, जैसे पार्किंग हम करते हैं एक पर्ची मिल जाती है, अब हम गाड़ी उठा लो जाके पर्ची से तो वो एक पर्ची, वो एक स्टेकिंग टोकन हमें मिल जाएगा जिसको हम कभी भी चाहें तो मार्केट में, ओपन मार्केट में जाके बेच देंगे। तो फिर हमारे को अगर पैसे की अर्जेंट जरूरत है तो वो पैसा हमारा उसी वक्त रिलीज हो जाएगा और जो भी हमने उस पॉइंट तक इंटरेस्ट अर्न किया होगा वो भी हमें मिल जाएगा। तो ये आई थिंक गोल अभी पूरा होने में टाइम है और जिन्हें इंटरेस्ट है उनको जाना चाहिए, जिनके पास अच्छी क्वांटिटी में इथेरियम है उन्हें डेफिनेटली इस प्रोग्राम में जाना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिनको अभी अगले 2-3 साल नहीं बेचना है इथेरियम कुछ भी करके, उन्हें इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच अर्पित सर। और अगर कोई और जानकारी चाहिए तो CoinDCX में आप बकायदा फोन करके स्टेकिंग के बारे में समझ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं कि आप इस पे कैसे बेनिफिशियरी होने वाले हैं। मोटा मोटी ये चीज समझ में आ गई है, इथेरियम अच्छा कॉइन है, आपको रहना चाहिए, 2-2.5 साल रहना चाहते हैं तो स्टेकिंग आपके लिए एक अच्छी चीज है और आपको एक बेहतर रिटर्न भी आके मिल जाएगा। अर्पित सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज हमने कॉइन्स पे ट्रेडिंग को लेकर तो ज्यादा बात नहीं की क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा था एज सच, बट हाँ जो आपने इश्यूज क्लियर किए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। फेडरल वाला, हॉलिडे वाला, BTC की मिस, बाद में इथेरियम पे बाय मारना है, स्टेकिंग, क्वालिटी चेक, ये जो 3 पैरामीटर्स आपने फंडामेंटल बताए, ये मेरे को लग रहा है आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा लर्निंग का। ट्रेडिंग छोड़ दीजिए लेकिन लर्निंग के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट था। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, नमस्कार। फिलहाल इस कार्यक्रम को भी यही रोक रहे हैं और इक्विटी और क्रिप्टो का एक खास शो जो हम आपके सामने लेके आते हैं इसको आज यही रोक रहे हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।